med sjanse spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en हेलो गाइज, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था इशू ऑफ शेयर कैपिटल, आगे बढ़ने से पहले हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले कि अभी तक आखिर हम लोगों ने पिछले क्लासों में आज तक क्या सीखा था। ठीक है, आप लोग का मतलब समझ के चलिए, आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो आप लोग को बहुत सा आसान लगेगा। लेकिन अगर रिवीजन नहीं कर रहे होंगे तो क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए स्पीड में चलेंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। Welcome to Devraj Commerce Classes. One way solution for commerce classes. सबसे पहले हम ये देखे थे कि कंपनी के पास ये चॉइस होती थी पैसा फंड रेज करने के लिए, या तो वो बैंक से लोन ले सकती थी, या डिवेंचर इशू करके हम पब्लिक से लोन ले सकते हैं, या अपना शेयर्स इशू करके हम पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम तीन पॉसिबिलिटीज देखे थे कि कंपनी अपने फंड को अगर रेज करना चाहती है, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो वो पैसा ऐसे ऐसे रेज कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे कि कंपनी किसको बोला जाता है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है। और लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी नया का है। और जो पहले जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता था वो था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, यानी अगर उससे भी रजिस्ट्रेशन मिल रखा होगा उसे भी कंपनी बोला जाएगा, और जिसको कंपनीज 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मिला होगा उसको भी कंपनी बोला जाएगा। क्योंकि कंपनी का क्रिएशन लॉ किया है, इसलिए कंपनी जब भी क्लोज किया जाएगा तो वो लॉ ही क्लोज करवाएगा, आप और हम क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिसको हम प्रमोटर्स का नाम दिए थे, उसके दिमाग में, उन लोगों के दिमाग में कुछ विजन आया था कि अपने को कुछ करना है अंडर कंपनी नेम। ठीक है, तो जो बिजनेस का आइडिया जिसके दिमाग में आया था उसको हम लोग प्रमोटर्स का नाम दिए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद कंपनी से रिलेटेड जो मेरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसे मान लेते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, ये सब हमको आरओसी के पास सबमिट करना होता था ताकि हमको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड हो। तो कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है उस बॉडी का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो ये सारा लीगल कंप्लायंस चेक करके जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा देती थी, उसके बाद कंपनी अपने क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, तो कंपनी का फीचर्स हम लोग क्या देखे थे, कंपनी का फीचर देखे थे ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, ये डिफरेंट है, यानी अपने ऑनर से ये डिफरेंट माना जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में। यानी ऑनरशिप अगर जो शेयर्स खरीदता था उसको शेयर होल्डर्स या मेंबर का हम लोग नाम देते थे, और शेयर होल्डर्स के मरने से, इंसॉल्वेंट होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। फिर देखे थे कि कंपनी का जो ये जो फीचर्स, जो अलग अलग फीचर्स देखे थे उसमें हम देखे थे कि लायबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है, यानी आपका जितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है मैक्सिमम उतना ही पैसा आपका डूबेगा, अदरवाइज अगर आप कोई गारंटी ना ले रखे हुए हैं तो। परपेचुअल सक्सेशन देख लिया है कि किसी मेंबर के मरने से कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे कि जो कंपनी का शेयर्स हम लोग जो खरीदे थे वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन हमको इसमें नहीं था। उसके बाद देखे थे ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट में थोड़ा सा अंतर था। ऑनरशिप यानी अगर हम एक शेयर खरीद लें तो ऑनर होते हैं, लेकिन सारे शेयर्स होल्डर लोग कंपनी को जाके चला तो नहीं सकते हैं, इसलिए सारे शेयर जो मीटिंग करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पे वो सब डिसाइड वगैरह करते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट किन लोगों के हाथ में दिया जाएगा। तो मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, वो लोग बिजनेस के ऑपरेशन को मैनेज करते थे, इसका अपना एक कॉमन सीन होता था। ये सारा चीज हम कंपनी में देखे थे। फिर हम लोग आगे देखे थे कंपनी का टाइप, कि कंपनी कितने टाइप का होता है। तो कंपनी के टाइप में जब हम बात किए थे तो पहला देखे थे वन पर्सन कंपनी जिसमें एक मेंबर होता था, फिर देखे थे प्राइवेट कंपनी, और फिर देखे थे लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो अपना जो कैरिकुलम है वो लिमिटेड कंपनी के एस्पेक्ट्स में होता है, यानी ये दोनों पब्लिक से यानी मार्केट में जाके शेयर इशू करके पैसा रेज नहीं कर सकते हैं, केवल पब्लिक कंपनी ही जिसका मिनिमम नंबर 7 होता है, यानी शेयर होल्डर 7 होना चाहिए, 2 अनलिमिटेड। ठीक है, यही लोग केवल मार्केट से जाके शेयर इशू करके या डिवेंचर इशू करके पैसा रेज कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, से मान लीजिए 10 लाख है। ठीक है, ये शेयर कैपिटल जो डिवाइड होता है स्मॉलेस्ट यूनिट्स के रूप में, उसको हम लोग नाम दिए थे शेयर्स का। ठीक है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स, से मान लीजिए 1 लाख हो गया नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। इस चीज को हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, यानी इतना शेयर्स इशू करके कंपनी इतना पैसा रेज कर सकती है। ठीक है, यानी शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट्स, दैट्स कॉल्ड शेयर। ठीक है, उसको हम शेयर्स का नाम दिए थे। चलिए, उसके बाद हम ये देखे थे कि कंपनी को शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट्स में दिखाना होता है उसके लिए हम एक नोट्स टू अकाउंट बनाए थे। ठीक है,
नोट्स टू अकाउंट यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। जब थर्ड बुक आप जब थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब सिलेबस पढ़िएगा उससे हमको डिटेल में आपको बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया जाएगा, ठीक है। बट अभी केवल बैलेंस शीट्स का हम एक आइटम सीख रहे हैं इस चैप्टर में, वो है शेयर कैपिटल। तो जो बैलेंस शीट्स में हम यहाँ शेयर कैपिटल लिखे थे, लास्ट क्लास में हम सम भी बनाए थे कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो हम यहाँ पे लिखे थे नोट्स टू अकाउंट, उसमें हमको सबसे पहले ऑथराइज बताना होता है। ऑथराइज का मतलब होता है कि कंपनी, पब्लिक कंपनी मैक्सिमम मार्केट से कितना पैसा रेज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात किए थे इशूड, यानी कंपनी को कितने फंड का जरूरत है अकॉर्डिंगली उतना ही शेयर वो इशू करेगी, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ऑथराइज जब भी होगा इशूड से ज़्यादा या बराबर हो सकता है, और इशूड ऑथराइज से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अगर 2 लाख शेयर्स ऑथराइज है तो मैक्सिमम हम 2 लाख शेयर ही इशू कर सकते हैं, या 2 लाख से कम, 2 लाख से ज़्यादा हम इशू नहीं कर सकते। है ही नहीं मेरे पास तो हम इशू कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इस दोनों लाइन से ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल से और इशूड शेयर कैपिटल से, इस दोनों से अभी तक कंपनी के पास पैसा नहीं आया, फंड रेज नहीं हुआ है। इसलिए ये दोनों अमाउंट आपको बैलेंस शीट्स में नहीं दिखाना होता है, बस ओनली नोट्स अकाउंट में रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो पैसा कब आता है? जब शेयर्स पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाता है, यानी शेयर्स खरीद लिया जाता है, उसके बाद ही कंपनी के पास में फंड आती है, ठीक है। उसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे थे, यानी सब्सक्राइब में हम 2 कैटेगरी क्या सीखे थे साहब? सब्सक्राइब में हम ये सीखे थे सर, अगर शेयर्स का फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है तो कंपनी जो मांगती है, जिसको कॉल्ड अप का नाम लोग दिए थे, कंपनी जितना कॉल करती है उसको हम कॉल्ड अप का नाम दिए थे। यानी कंपनी अगर 10 का 10 मांगी और कंपनी को 10 का 10 पे भी कर दिया गया, यानी पेड अप, यानी कॉल्ड अप पेड अप, ठीक है। कंपनी मांगी, कॉल की शेयर होल्डर से, और शेयर होल्डर्स अगर पेड कर दिए फुल अमाउंट, उस केस को बोला जाता था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है सर? शेयर्स था 10 का, कंपनी मांगी 10, लेकिन उसमें एक शेयर होल्डर ऐसा था जो पे नहीं किया। ये सीखेंगे थोड़ा दिन बाद, मतलब आज ही सीखेंगे, आज या कल में, कि एक शेयर होल्डर ऐसा था, जैसे मान लीजिए अगर हम 1 लाख शेयर इशू किए, ठीक है, तो अब इसमें मान लेते हैं 2 अलग अलग कैटेगरी। एक हो गया 90,000 शेयर होल्डर्स और एक हो गया 10,000 शेयर होल्डर्स। अब 90,000 शेयर होल्डर्स लोग क्या था, कंपनी इन लोगों से 10 रुपया मांगी एक शेयर का, तो ये लोग 10 रुपया करके पे कर दिए फुल अमाउंट, ठीक है। अब कंपनी जब अभी थोड़ा दिन स्टार्ट करेंगे तो कंपनी जब पैसा मांगती है वो लमसम हो सकती है, यानी कंपनी आपको एक ही बार में बोलेगी आप पहले ही बार में आप सारा पैसा भेज दो, तो उस केस को लमसम बोला जाएगा। उस केस में डिफॉल्ट का गुंजाइश नहीं रहता है, उस केस में तो आपको सारा पैसा पहले ही भेज देना होगा। डिफॉल्ट कब होती है? जब शेयर्स का पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगती है। इंस्टॉलमेंट में मतलब तोड़ के जब पैसा मांगेगी, जो हम सीखेंगे, उसमें से मान लीजिए अगर कंपनी तोड़ के पैसा मांगे, इस केस को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है कंपनी। तो जो सबसे पहले मांगती है इसको बोला जाता है अप्लीकेशन मनी, ये अलॉटमेंट मनी, उसके बाद कॉल मनी बोला जाता है, और ये फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यानी कॉल मतलब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, आपने जितना शेयर्स चाहिए आपको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको पैसा भेजा जाता है आपके द्वारा, ठीक है। तो उसको एप्लीकेशन मनी का नाम देते हैं। जैसे सबसे पहले आपको 2 रुपया एप्लीकेशन के समय भेजना चाहिए, वो कंपनी के एज पर आर्टिकल्स के हिसाब से ही मांगा जाएगा। फिर अलॉटमेंट्स के समय वो 4 मांग सकता है, फिर 2 और 2 कॉल के समय मांग सकता है। इसका जो लीगल रूल्स होगा कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, 2 कॉल के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ कुछ भी नहीं है। यानी 4 2 6 2 8 2 10। अब 10,000 जिसके पास शेयर है, मान लीजिए वो है राम, तो राम क्या किया, ये तो दे दिया अपने 10,000 शेयर पे, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया। यानी अब इसमें 2 कैटेगरी हो गया। एक शेयर होल्डर्स, ऐसा शेयर होल्डर्स का कैटेगरी हो गया जिससे 10 मांगा गया और 10 दे भी दिया लोग, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। एक कैटेगरी ऐसा होता है जिसमें कंपनी मांगी पूरा 10 रुपया, लेकिन लोग पैसा पे नहीं किया। इस चीज को, यानी कंपनी मांगी और आप जो पे नहीं करते हैं, शेयर होल्डर्स जो पे नहीं करते हैं, उसको कंपनी कॉल्स इन एरियर का नाम देती है, ठीक है। अब इसको लिखाया कैसे जाएगा, देखिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में आप दिखाएंगे 90,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी 9 लाख का कलेक्शन हो गया। 10,000 के लिए राम जैसे लोग के लिए बोला जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड,
यानी ये लोग से मांगे तो पूरा पैसा, बट ये लोग पूरा पैसा पे नहीं किया, तो इसको कैसे दिखाएगा? 10,000 शेयर होल्डर से मांगे 10, यानी मांगा गया 1 लाख। ये लोग क्या नहीं दिए ये आपको गिवन होगा, क्या दे दिया है ये गिवन नहीं होगा, क्या नहीं दिया है ये गिवन होगा। उसको हम कॉल सीनियर का नाम देते हैं, यानी 1 लाख में से अगर वो 2 रुपया नहीं दिया, मतलब उसको हम लेस करेंगे, यहाँ से लेस कॉल सीनियर 10,000 इंटू कितना 2, यानी 20,000 ये लोग नहीं दिया। इसका तो कुल मिला के 80,000 लोग दे दिया, 80,000 रुपया का कलेक्शन हुआ है। इस चीज़ को नाम दिया जाता है कॉल सीनियर का। ठीक है, ये मेरे हिसाब से फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड समझ में आ गया होगा। ये बैलेंस शीट में केवल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, जब जनरलिटी सीखेंगे तो इस चीज़ पे हम लोग महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, ये था क्लासेज ऑफ शेयर कैपिटल जो हम लोग सीख चुके हैं। बैलेंस शीट्स में भी कैसे बनता है। जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े थे इसमें, तो हम लोग ये देखे थे कि जो शेयर्स का टाइप होता था उसका भी 2 टाइप होता था। ठीक है, शेयर्स का 2 टाइप होता था, एक होता था प्रेफरेंस शेयर्स, एक देखे थे हम लोग इक्विटी शेयर्स। डिफिनीशन जो आपका दिया हुआ है वो प्रेफरेंस शेयर का दिया हुआ है, यानी अदर देन प्रेफरेंस शेयर आप इक्विटी शेयर होल्डर थे। तो सर प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं? हैविंग 2 प्रेफरेंशियल राइट्स। जिस शेयर होल्डर्स के पास 2 प्रेफरेंशियल राइट्स है उसको हम प्रेफरेंस शेयर का नाम देते हैं। कौन सा 2 राइट है सर? हम पढ़े थे कि जब शेयर होल्डर्स होता है वो कंपनी का ऑनर होता है, तो ये लोग जो प्रॉफिट्स को ले जाते हैं उसको नाम जाता है डिविडेंड का। ठीक है, यानी डिविडेंड के नाम से ये लोग कुछ प्रॉफिट्स ले जाएंगे। तो डिविडेंड अब सर किसको मिलेगा? अगर जब मिलने का बारी होगा इक्विटी को, तो ध्यान रखिएगा, अगर जैसे बात हुआ कि मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को, तो इक्विटी से पहले लाइन के कतार में जो खड़ा हो जाएगा वो होगा आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यानी अगर डिविडेंड मिलने का बात हुआ तो इक्विटी शेयर्स वाले को पहले नहीं मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी आपका क्लोज होगा, तो उस समय जब पेमेंट्स का बारी आएगा, तो पेमेंट्स लेने के लिए भी जब कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा वापसी, तो उस समय भी पहले लाइन में खड़ा हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यानी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आपके पास ऐसा 2 राइट है तो आपके पास जो हाथ में रखा हुआ है वो है आपका प्रेफरेंस शेयर्स और आप प्रेफरेंस होल्डर्स कहलाइएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है तो आपको कंपनी इक्विटी शेयर्स के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें चूंकि फिक्स हो जाता है परसेंटेज, ठीक है, 10% है तो वह फिक्स हो जाता है, बट इस केस में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी इस केस में आपका प्रॉपर ऑनर, इसमें थोड़ा वोटिंग राइट्स वगैरह सारा रहेगा, इसमें नहीं रहता है प्रेफरेंस शेयर में, तो आपका रिवार्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर अलग अलग इसमें टाइप पर रहते हैं प्रेफरेंस शेयर का, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। ये सारा चीज़ आप रीड करेंगे तो आपका क्लियर हो गया होगा चीज़ सब। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि जो शेयर्स होता है, जो हम शेयर्स इशू किए थे, ये शेयर इशू करने के लिए मेरे पास 2 चॉइस है। एक तो हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, और ध्यान रखिए कि सारा काम जो अब सीख रहे हैं वो एक पब्लिक कंपनी के लिए सीख रहे हैं, ना 1% कंपनी के लिए, ना प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी ही आपका शेयर और डिवेंचर इशू करके मार्केट से पैसा रेज कर सकती है, ये बात दिमाग में उतार लिया जाए। दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अब इस दोनों में थोड़ा अंतर समझ लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि कंपनी को अगर शेयर इशू करके पैसा रेज करना है तो हम जनरल पब्लिक में नहीं जाएंगे, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर जो इंटरेस्टेड होगा मेरे कंपनी में उसके पास जाएंगे फंड रेज करने के लिए। सर वो कौन हो सकता है? म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, क्योंकि उनका काम ही है कंपनी में निवेश करना। सर बैंक्स हो सकता है, LIC हो सकता है, गवर्नमेंट। ये सब क्या है? ये सब हम क्या किए? हम पब्लिक के पास नहीं गए हैं, जितना हमको शेयर्स इशू करना है वो हम जाएंगे और इन्हीं के पास दे देंगे, यानी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर होगा। यहाँ पे थोड़ा हम बच सकते हैं कंप्लायंस वगैरह से, मतलब प्रोस्पेक्टस का खर्चा, ये जैसे कि मान लीजिए आपका पब्लिक में जाने का, ये सब मेरा थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। पब्लिक में क्या हो गया आपका कि हम शेयर्स पब्लिकली इशू करते हैं। ऑब्वियसली ये दोनों करने से पहले जो मेरा ROC का कंप्लायंस होगा, यानी प्रोस्पेक्टस इशू करने का, 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाने का एज पर सेबी, ये सारा हम इसको हमको फुलफिल करना पड़ेगा। याद रखिए कि जो शेयर इशू रिलेटेड जो भी मेरा कंप्लायंस है उस पर नजर रखने के लिए जो बॉडी बना हुआ है उसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग सेबी का नाम दिए थे। ठीक है, यानी आप शेयर में इशू करते समय हेरा फेरी करिएगा तो आपको सेबी के द्वारा सजा दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अभी तक हम लोग सीखे थे, आज से हम लोग आगे चलना चाहते हैं। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम अकाउंटिंग एंट्री सीखने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री सीखने से पहले आपको बता देते हैं कि दो कॉन्सेप्ट इसमें था कि शेयर इशू फॉर कैश कंसिडरेशन, जो अगले 2-3 क्लास तक हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे कैश शेयर इशू फॉर अदर कैश कंसिडरेशन, यानी शेयर्स तो देंगे बट कैश नहीं आएगा, उसको हम 2-3 क्लास के बाद में देखेंगे। आज जो हम देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं शेयर इशू फॉर कैश कंसिडरेशन, यानी हम आपको शेयर्स देंगे, कंपनी पब्लिक को शेयर्स देगी तो बदले में उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं जो टर्म्स है, ये टर्म्स जो है, तो शेयर जो इशू आपका कर सकता है ये एट पार पे या एट प्रीमियम पे। एट डिस्काउंट पे हम कर सकते हैं बट हर केस में नहीं। जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करिएगा या फॉरफिटेड शेयर जब इशू करेंगे वो डिस्काउंट पे हो जाए। नॉर्मल आप शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे इशू नहीं करता है। ये क्या होता है डिस्काउंट, मतलब क्या है बताते हैं, वेट कीजिए। पहले ये देखिए, अगर शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है तो कंपनी आपको एक शेयर्स देगी तो आपसे वो 10 रुपया लेगी। उस केस को बोला जाएगा शेयर इशूड एट पार। क्या बोला जाएगा, शेयर इशूड एट पार, यानी 10 का फेस वैल्यू, कागज पे 10 रुपया दाम है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपया दाम है, कंपनी आपको 10 रुपया मांग रही है, आप 10 रुपया दीजिएगा, इस केस को हो जाएगा शेयर इशूड एट पार। तो दूसरा केस क्या है, शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी कंपनी डिमांड में है, इसका मतलब वो आपको ऑनर बनाएगी 10 रुपया के कागज से, क्योंकि 10 रुपया का ही कागज है तो ऑनर आपको 10 रुपया से ही बनाएगी। तो सर एक्स्ट्रा वो जो लेगी वो कंपनी का रिजर्व हो जाएगा। ये भी शेयर होल्डर से ही रिलेटेड है, ये भी कोई लायबिलिटी नहीं है कि किसी को लौटाना है, ये शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में आएगा। इसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में डालेंगे, बाद में बताएंगे इस चीज़ को, बट ये फ्यूचर में कहीं काम आएगी स्पेसिफिक पर्पज सब में। यानी अभी सिंपल शॉर्ट में समझिए कि कंपनी डिमांड में है, 10 का वो आपको ऑनर बनाएगी, 10 का आपके हाथ में कागज डालेगी, शेयर्स डालेगी और आपसे 10 से ज़्यादा ले सकती है। वो 10 से ज़्यादा कितना लेगी कोई गारंटी नहीं है इसका। ठीक है, वो 1 भी ले सकती है, 100 भी ले सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है छोटा छोटा फिगर से हम लोग सीखेंगे तो वो मान लीजिए 10% यानी 20%, तो 1 या 2 या जो भी ज़्यादा लेंगे। इस केस को देखिए क्या बोला जा रहा है, शेयर इशूड एट पार, यानी 10 के बदले आपसे 10 ही लेगी। शेयर इशूड एट प्रीमियम, 10 का कागज देके आपसे वो 10 से ज़्यादा लेगी। ठीक है, ऑनर ध्यान रखिएगा, ऑनर आपको उतने ही से बनाया जाएगा जितने का कागज होगा, यानी जितने का शेयर्स होगा उतने ही से आपको ऑनर बनाया जाएगा। फिर हम लोग देख चुके हैं लमसम। लमसम में क्या होगा, आपसे 10 रुपया मांगा जाएगा इंस्टॉलमेंट में। तो अभी इंस्टॉलमेंट में हम सम नहीं करने वाले हैं, अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम लमसम पे ही करने वाले हैं। ठीक है, तो लमसम का क्या मतलब समझ आता है कि अगर शेयर सर 10 रुपया का है तो कंपनी आपको स्टार्टिंग में ही बोलेगी कि पूरा पैसा आप पहले ही एक ही बार में भेज दो, कंपनी आपसे बाद में पैसा नहीं मंगवाना चाहती है। ठीक है, ध्यान से एक चीज़ हम लोग और देखे थे कि अगर शेयर 10 का है, कंपनी आपसे 8 ही मंगाई, 2 रुपया नहीं मंगवाई। सर ये 2 रुपया क्यों नहीं मंगवाई, कंपनी 2 रुपया तब मंगवाएगी जब कंपनी बंद होने वाली होगी। यानी ये पैसा क्या हुआ है, ये कैपिटल हम शेयर होल्डर्स के पास में ही रिजर्व करवा दिए हैं, जो कॉल किया जाएगा ऑन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। तो ये जो पोर्शन हम रिजर्व करवा दिए हैं ऑनर के यहाँ, इस चीज़ को कहता है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अलग है, वो कैपिटल से मतलब वो प्रॉफिट से क्रिएट होती है, और रिजर्व कैपिटल का अनकॉल पोर्शन जो कंपनी लिक्विडेशन के समय मांगेगी उसको हम रिजर्व कैपिटल का नाम दिए थे। चलिए अब हम सम की तरफ आ रहे हैं। पहले छोटा छोटा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे कंपनी को पैसा का जरूरत है तो सवाल में आपको दिया होगा ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ आपको दिया होगा। अब आपको तीनों चीज़ से समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ऑथराइज दिया हुआ है 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो इस लाइन तो सर पैसा आता नहीं है, तो रिपोर्टिंग पर्पस ले है, तो जर्नल एंट्री में इसका कोई योगदान नहीं होगा। दूसरा, सर इशू कर दिए हैं, इसमें से मान लेते हैं 2 लाख शेयर इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो इस लाइन से भी पैसा नहीं आता है, ना आपका ऑथराइज से पैसा आएगा, ना इशू से पैसा आने वाला है। ठीक है, आपको ये देखना चाहिए कि सब्सक्राइब वाला पोर्शन कितना है। ठीक है,
पैसा तो उसी से आएगा, बट ध्यान रहे ऑनर जब बनाने का बारी आएगा तो 2 लाख मैक्सिमम, अगर 2 लाख है और 2 लाख मेरा सब्सक्राइब हो चुका है शेयर्स तो 2 लाख से ही बनाया जाएगा। वो देखेंगे भी, धीरे धीरे हम लोग देखने वाले हैं वो चीज़। यानी सब सवाल में आपको ये सब नाम में आपको समझना चाहिए। देखिए अब इस केस को देखिए क्या बोला जाएगा। अगर हम 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं, कंपनी अगर 2 लाख शेयर्स इशू की है और 2 लाख शेयर्स में जो पब्लिक है मार्केट में जो बैठा हुआ है वो 2 लाख शेयर्स खरीद लिए, मिनिमम ध्यान रखिएगा 90% तो बिक ही जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल अभी क्या है, फुल्ली सब्सक्राइब है, इसके इसको फुल्ली सब्सक्राइब बोलते हैं, यानी 2 लाख का 2 लाख हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर 1,90,000 शेयर ही बिका है फिर भी 90% से ज़्यादा है, 2 लाख प्लस 20,000, इस केस को बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी हम काउंटर पे रखे हैं 2 लाख शेयर्स, लेकिन जब पब्लिक अप्लाई किया, पब्लिक लोग जब लाइन में खड़ा हुआ तो 2,20,000 लोग खड़ा हो गए। इस केस को बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, जो बाद में देखेंगे। इस केस को यानी कम, अंडर सब्सक्रिप्शन, और 2 लाख के बराबर है तो फुल्ली सब्सक्राइब, सबसे आसान केस, ठीक है। यानी दोनों आसान है, इसमें थोड़ा टेक्निकल है, वो बाद में हम लोग देखेंगे जब इस सब पे मेरा पकड़ हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज़ सब जानना जरूरी है, तभी आपको सवाल बनेगा। अब एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, ठीक है। कंपनी क्या की, शेयर इशू की, से मान लेते हैं वो 1 लाख शेयर्स इशू की है, ठीक है। सब्सक्राइब भी हो गया है 1 लाख शेयर्स, जो शेयर्स है एट द रेट ऑफ 10 ईच वाली है और लमसम है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होने वाला है, क्या आपको क्वेश्चन में ही बता के रखेगा कि आपसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगी या बोलेगी लमसम में ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन को रीड करते हैं मार्केट में, क्योंकि कंपनी को याद आप पढ़े होंगे कि कंपनी शेयर इशू करने से पहले उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि पैसा लेके या फिर करना क्या चाहते हैं, क्यों पैसा लेना चाहते हैं, क्या करेगी पैसा लेके, तब तो आपको समझ में आया कि अच्छा इस कंपनी में निवेश करना मेरे भविष्य के लिए ठीक है, यानी आपके अपने फ्यूचर के लिए कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस कंपनी में। वहाँ से देखने के बाद कंपनी आपको, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कंपनी आपको एक पोर्टल खोलेगी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, यानी लिस्टेड कंपनी ही शेयर इशू करती है, पता है आपको। उसके बाद आप अगर इंटरेस्टेड है तो आपको जितना शेयर चाहिए उतने के हिसाब से आपको पैसा अपना ब्लॉक करवा देना होता है, ठीक है। देखिए कंपनी के पास आपका एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन के साथ पैसा जाएगा, ये गारंटी नहीं है कि कंपनी आपको ऑनर बना ही देगा। अभी देखें ओवर सब्सक्रिप्शन केस में कि अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू की है और कस्टमर लोग मान लीजिए डिमांड कर दिया 1.5 लाख शेयर का, तो कैसे कंपनी उतना प्रोवाइड करेगी, यानी यहाँ पे किसी को वापस करना पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशन आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि 1 लाख शेयर्स ही मेरा सब्सक्राइब हुआ है, यानी अब गारंटी अगर हम बात करें तो कंपनी जब पहला गारंटी करेगी एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का, यानी आपको एप्लीकेशन, आप लोग सब मिला के कितना शेयर्स लीजिएगा, 1 लाख शेयर्स, इसमें राम के पास 10 होगा, श्याम के पास 1000 होगा, तो कंपनी इंडिविजुअल तो नहीं करेगी गारंटी सबके लिए, वो कंबाइंड गारंटी लेके चलती है, ठीक है। तो कंपनी के पास क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट होगा, यानी कंपनी बोल रही है कि मेरे पास पैसा आया, पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कितना आया पैसा, कंपनी के पास आया है 1 लाख शेयर्स इंटू 10, यानी 10 लैक्स, ठीक है, समझ में आ गया इतना, 10 लैक्स। और साथ में कंपनी बोल रही है कि पैसा आया है, साथ में एक चिंता भी लेके आया है। उस लायबिलिटी का नाम क्या दिया जा रहा है, ये लोग नाम दे रहा है टू शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रहे इस लाइन से कंपनी अभी तक आपको ऑनर नहीं बनाई है, ये केवल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की है कंपनी, ठीक है। इस लाइन से कंपनी बोल रही कि मेरा 1 लाख शेयर्स बिक गया, सब्सक्राइब हो गया, लोग हमको 10 लाख रुपया भी भेज दिया सब मिला के, यानी कंपनी बोला पैसा आया, यानी एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट्स, साथ में एक लायबिलिटी आया, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। इस लाइन से अभी तक ऑनर नहीं बनाया, ये क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब मीटिंग बैठेगा पोर्टल क्लोज होने के बाद, देखेंगे कि 1 लाख शेयर है मेरे पास, एप्लीकेशन भी 1 लाख शेयर्स के लिए आया है, तो
तो जिसको 1 शेयर चाहिए उसको 1 शेयर दे देंगे, जिसको 1000 शेयर चाहिए उसको 1000 दे देंगे, जिसको 10,000 चाहिए उसको 10,000 दे देंगे। ना ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ना ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, या फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस है। तो इस केस में कंपनी को ज़्यादा कंप्लायंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग करें तो आसान से स्टार्टिंग करेंगे ना। ठीक है, ये था एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का। अब जब मीटिंग होगा तो उसके बाद क्या होगा, आपको शेयर्स अलॉट किया जाएगा। यानी अगर अब ये बात है शेयर अलॉट किया जाएगा, इसका मतलब अब आपको ऑनर बनाने का तैयारी किया जा रहा है। और ऑनर आप तभी बनते हैं जब आपका लिखा जाएगा यहाँ पे 2 कैपिटल। बट ध्यान रहे हम यहाँ अब खाली 2 कैपिटल नहीं लिखेंगे। हम 11th में थे तो लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल, क्योंकि वहाँ बिजनेस का एक ही ऑनर होता था। चूंकि यहाँ बिजनेस का कैपिटल डिवाइड है बहुत सारे लोगों में, जो हम बोले थे भी थे, इसलिए यहाँ वर्ड लिखा जाएगा शेयर कैपिटल। इस लाइन से कंपनी आपको ऑनर बना दी कि कंपनी बोल रही है कि 10 लाख रुपया ऑनर लोग लगाया है। ठीक है, यहाँ शेयर अलॉट हो गया। सर इस लायबिलिटी को भी तो खत्म करना होगा, तो लायबिलिटी बढ़ा था तो क्रेडिट, लायबिलिटी खत्म करेंगे तो आप डेबिट करके खाता को क्लोज कर दीजिएगा। अभी बताएंगे इसके कि अगर मान लीजिए लमसम का केस होता है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना जरूरी है। ऐसे भी लिख देंगे तो आपका गलत नहीं है, यानी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख सकते हैं, या डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन से मेरा बात बन जाए। चूंकि ये लमसम का केस है तो ना आपसे अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकेंड कॉल, ये सब अलग अलग तो है नहीं। इसीलिए आप क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, शेयर अलॉट किए हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एक बेसिक एलिमेंट है। चूंकि आज हम रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगा दें, क्योंकि एक लंबे समय के बाद आज वीडियो बनाए थे हम, तो अब अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इसके सम को और हम लोग आगे की तरफ लेके चलेंगे। वहाँ लमसम का ही प्रैक्टिस करेंगे, प्रीमियम का प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट के प्रैक्टिस के साथ में हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। आई होप कि आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो बेफिक्र आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।